बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नया टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन। तो इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल स्पेशलाइजेशन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच अनस्पेशलाइज्ड सेल convert into specialized cell that have specific size, structure and मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जगह पे आप फंक्शन भी लिख सकते हैं। अब आपने गौर करना है कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल यानी एक ऐसा सेल जिसके पास ना कोई खास साइज है, ना कोई खास स्ट्रक्चर है और ना ही कोई खास स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पेशलाइज्ड सेल में। स्पेशलाइज्ड सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसके पास स्पेसिफिक साइज आ गया है, उसके पास कोई स्पेसिफिक अपना एक स्ट्रक्चर आ गया और एक फंक्शन आ गया। यानी ये मान लें हमारे पास ये एक सेल है और ये हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड सेल। अभी तो आपको बाहर इसकी कोई साइज या स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन अभी इसके पास ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन साइज स्ट्रक्चर है, लेकिन एक प्रोसेस से गुजरेगा। कौन सा प्रोसेस? सेल स्पेशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगा और गुजरने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पेशलाइज्ड सेल में। और ये ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल होगा जिसके पास अब अपना कोई खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आ चुका होगा, स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर आ चुका होगा, साइज आ चुका होगा और फंक्शन आ चुका होगा। ठीक है, हमारी बुक में इस तरह के सेल को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला जो उन्होंने सेल डिस्कस किया हुआ है वो है मीजोफिल सेल। ठीक है, पहला सेल जो हमने डिस्कस करना है वो है मीजोफिल सेल। इसका हम स्पेसिफिक साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके फंक्शन को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो ये कहा है कि जो मीजोफिल सेल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्रीन सेल है। ठीक है, इसको ग्रीन सेल भी कहा जाता है। ग्रीन सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और हमने पढ़ा था पीछे, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है और ये ग्रीन कलर की होती है। और उसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या मौजूद होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं? ये अब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को। ये भी हमने उसी क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गेनेली में पढ़ा है। अब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में, और फिर ये केमिकल एनर्जी आगे इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स फूड बनाने में। और उनकी फूड की जो एक फॉर्म है, जो स्पेसिफिक नाम है वो है ग्लूकोज। तो अगर हम गौर करें कि मीजोफिल सेल का क्या काम है, मीजोफिल सेल का काम है प्लांट्स को खाना प्रोवाइड करना। प्लांट्स को कैसे खाना प्रोवाइड करेगा? क्योंकि उसके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे। ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में और फिर ये केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है खाना बनाने में और जो उनकी फॉर्म है ग्लूकोज की फॉर्म है। तो ये इसका फंक्शन है और इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो लाइट एनर्जी है उसको ऑब्जॉर्ब कर सके। अरेंजमेंट इन दिस वे that they absorb maximum amount of energy, that they absorb maximum amount of energy। ठीक है, ये हमारे पास मीजोफिल सेल का हमने फंक्शन पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एपिडर्मल सेल। तो वो देखते हैं। नेक्स्ट सेल हमारे पास एपिडर्मल सेल है।
तो देखते हैं इसको क्या स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया और क्या स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है, वो ये किया हुआ है कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं और फ्लैट होते हैं। ये फ्लैट होते हैं एंड टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और ये प्लांट ऑर्गन्स को आप कह लें प्लांट स्ट्रक्चर्स या प्लांट बॉडीज, मतलब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, तो आप ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि जो प्लांट की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी प्लांट के ऑर्गन्स के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो एपिडर्मल लेयर होती है, एपिडर्मल सेल से बनी होती है। प्लांट ऑर्गन्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे बनी होती है, वो एपिडर्मल सेल से बनी होती है, ठीक है। हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे पास इस तरह करके फ्लैट होते हैं ये और टाइटली पैक्ड होते हैं। ये हमारे पास एपिडर्मल सेल है और ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये फ्लैट होते हैं, आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। फंक्शन इसके इन्होंने दो डिस्कस किए हुए हैं। पहला जो फंक्शन है ना, आप ये गौर करें कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, जो चीज़ सबसे बाहर होती है ना, ये लाजमन है कि उसका फंक्शन ये है कि अंदर वाली चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। हमारी स्किन सबसे बाहर है, ये हमारी अंदर वाली चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है तो ये प्रोटेक्ट कर रही होती है इंटरनल टिश्यूज को, प्रोटेक्ट दी इंटरनल टिश्यूज, ठीक है। पहला फंक्शन इसका ये है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये रूट हेयर्स बनाती है, रूट हेयर्स। पहले हम देख लेते हैं कि रूट हेयर्स किस तरह है। हम इस स्ट्रक्चर को ये हॉरिजॉन्टल है स्ट्रक्चर्स को, अब हम इस स्ट्रक्चर को हम वर्टिकल बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल है, इस स्ट्रक्चर को वर्टिकल हम बनाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को हम वर्टिकल में लेके जा रहे हैं ताकि हम रूट हेयर के कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। ये हमारे पास एपिडर्मल सेल है, बीच में स्पेसेस ज्यादा हैं, इस चीज को छोड़ दें आप। अब रूट हेयर कैसे बनती है? रूट हेयर इस तरह बनती है। ये हमारे पास सेल कौन से, हमारे पास एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन से हमारे पास रूट हेयर्स बनते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? बढ़ाव या उस चीज का बढ़ना। तो ये एपिडर्मल सेल था, ये इस तरह बढ़ता गया और इस तरह का इसने स्ट्रक्चर ले लिया। ये जो स्ट्रक्चर है ये है रूट हेयर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे पास रूट हेयर है। अगर हम कहें कि रूट हेयर क्या है तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल का बढ़ना, वो जो बढ़कर जो स्ट्रक्चर बना है वो हमारे पास रूट हेयर है। अब इस रूट हेयर का फंक्शन क्या है? रूट हेयर क्या करती है? ये इसके पास सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है हमारी। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो पाती है किन चीजों की? वाटर एंड मिनरल्स की, वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, अगर यहाँ पे ये इस इधर से वाटर एंड मिनरल्स आ रहे हैं, इधर से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, इधर से, लेकिन अगर आप यहाँ पे रूट हेयर्स पे गौर करें ना तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से भी चीजें अब्जॉर्ब हो सकती हैं, इधर सब हर जगह से एक एक सरफेस से, एक एक एरिया से वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो जो इनको चीजें चाहिए वो यहाँ से ज्यादा अब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज होने से मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो पाती है वाटर की और मिनरल्स की, ठीक हो गया। पहला फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट कर रही है अंदर वाली चीजों को, और दूसरा फंक्शन क्या है कि ये रूट हेयर बना रही है। रूट हेयर से क्या फायदा हो रहा है? रूट हेयर से फायदा हो रहा है कि सर्फेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, और सर्फेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही है किन चीजों की? वाटर की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक हो गया। ये हमारे पास है अपर एपिडर्मल।
हमारे पास लोअर एपिडर्मल भी मौजूद होती है। हमारे पास ये है अपर एपिडर्मल, अपर यानी ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मल। अपर एपिडर्मल के बाद हमारे पास मेसोफिल सेल्स आते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके हैं पीछे। इस तरह करके हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं और कुछ यहाँ पर गोल के स्ट्रक्चर्स में भी हमारे पास मेसोफिल सेल होते हैं। और नीचे हमारे पास लोअर एपिडर्मल होती है। ऊपर अपर एपिडर्मल, तो नीचे हमारे पास लोअर एपिडर्मल। और ये जो डॉट में है ये हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। अब लोअर एपिडर्मल में ना एक और स्ट्रक्चर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल अदा कर रहा होता है, वो होते हैं गार्ड सेल। कुछ इस तरह करके हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं जूम करके यहाँ पे आपको दिखाऊं, इस तरह करके ये होते हैं हमारे पास गार्ड सेल्स, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है गौर करना है आपने। अभी हमने कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास मेसोफिल है, ठीक है। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मेसोफिल सेल के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखा हुआ है कि उसके पास ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन उसकी यूटिलाइजेशन में नहीं आती, उसे वो ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो वो जो ऑक्सीजन उसे नहीं चाहिए वो किस तरह रिमूव करेगा, वो इस तरह रिमूव करेगा कि यहाँ से यहाँ पर हमारे पास यानी ऑक्सीजन बनी है, ये O2 में लिख रही हूँ, यहाँ पर इधर हमारे पास ऑक्सीजन बनी है। और ये ऑक्सीजन यहाँ से मूव करके इस गार्ड सेल के अंदर ये जो स्पेस बनी हुई है ना, इस स्पेस को कहते हैं स्टोमेटा, इस स्पेस को कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये जो स्पेस बनी हुई है, इस स्पेस के जरिए ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। यानी ये गार्ड सेल क्या कर रहा है, गार्ड सेल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिसका नाम हमने स्टोमेटा रखा है। उस स्पेस के जरिए से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और इसी स्पेस के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जा रही होती है, क्योंकि प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्पेस के जरिए जा रही होती है और ऑक्सीजन इसी स्पेस के जरिए निकल रही होती है। वाटर एंड मिनरल्स भी इसी स्पेस के जरिए, इसी स्टोमेटा की ओपनिंग के जरिए अंदर और बाहर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास लोअर एपिडर्मल में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो गार्ड सेल हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा क्या हमारे पास स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस बनी हुई है इसको कहते हैं स्टोमेटा। इसी के जरिए चीजें इन और आउट हो रही होती है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है और इसी स्टोमेटा के जरिए चीजें इन एंड आउट हो रही हैं। वो डिपेंड करते हैं कौन सी चीजें हैं, वो गैसेस भी हो सकती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन है, प्रोटेक्ट करना, रूट हेयर्स बनाना। और लोअर एपिडर्मल के पास गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और गार्ड सेल में ओपनिंग क्रिएट हुई होती है, स्पेस क्रिएट हुई होती है जिसको हमने स्टोमेटा कहा है। और इसी स्टोमेटा की ओपनिंग से चीजें इन और आउट हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास एपिडर्मल सेल है। नेक्स्ट सेल को अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास है वो है मसल सेल। तो देख लेते हैं कि इसको स्पेसिफिक फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या दिया गया है। तो पहला जो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है जो मसल सेल का, वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक हो गया। इसका क्या फंक्शन है, इसका है कॉन्ट्रैक्शन करना और फिर रिलैक्सेशन करना। मसल सेल का फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और ये हमारे पास फ्लैट होते हैं और ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। ये एक्टिन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। एक्टिन क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन है। ये फ्लैट होते हैं, यानी इस तरह फ्लैट होते हैं, या फिर आप फ्लैट की जगह एलेंगुएट लिख देते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं फ्लैट एलोंगेट।
एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आप लिख सकते हैं ट्रोपोमायोसिन, बुक में नहीं लिखा हुआ, वैसे आपको बता रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी हैं। अदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनमें शामिल हो जाती है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, टाइटिन और मायोसिन, और भी हमारे पास होती है, बस आप इतना याद रखें। तो ये फ्लैट होते हैं, एलोंगेट होते हैं, एक्टिन प्रोटीन और एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी हैं वो मैंने इधर लिख दी हैं। अब आपकी बुक में मसल सेल को मजीद सेल्स में डिवाइड किया गया है डिफरेंट उनके मतलब लोकेशन के बेस पर। तो सबसे पहला जो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है वो किया हुआ है स्केलेटल मसल सेल को। उसके बाद उन्होंने कौन सा डिस्कस किया हुआ है, स्केलेटल मसल सेल को। अब इसकी लोकेशन का ना साफ अंदाजा हो रहा है, पीछे से ही लिखे गए वर्ड से, वो है स्केलेटल। स्केलेटल से मुराद स्केलेटन है हमारे पास। ऐसे मसल सेल जो स्केलेटन पर मौजूद होते हैं उनको स्केलेटल मसल सेल कहते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड होता है बोन और एक हमारे पास वर्ड होता है स्केलेटन, ठीक है। बोन सिर्फ इंडिविजुअल को कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह देती हूँ रिब्स एक हमारे पास सिर्फ बोन होती है। स्केलेटन क्या है हमारे पास, स्केलेटन ग्रुप ऑफ बोन्स है, ग्रुप ऑफ बोन्स। जैसे कि हमारे रिब्स आप कह लें हमारे ब्रेन में बोन्स होती हैं, उनको हम कार्नियल बोन्स कहते हैं। हमारे चेहरे पर जो बोन्स होती हैं उनको हम फेशियल बोन्स कहते हैं। अब इनका इंडिविजुअल नाम है, ये एक अलग नाम है, इसका अलग नाम है, अलग नाम है, लेकिन इनको जब ग्रुप कर देंगे, इन बोन्स को सबको इकट्ठा कर देंगे, तो फिर जब वो इकट्ठा बन जाता है तो उसको हम नाम देते हैं स्केलेटन का। तो ये ऐसे मसल सेल हैं जो स्केलेटन पर मौजूद हैं और ये लॉन्ग होते हैं, स्टेरिएटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्टेरिएटेड होते हैं और ये अटैच टू बोन होते हैं। और इनका जो फंक्शन है वो हमारे पास वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री फंक्शन, ठीक हो गया। स्केलेटल मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं, स्टेरिएटेड होते हैं, बोन से अटैच होते हैं और वॉलेंट्री इनका फंक्शन होता है। इन सब टर्म्स को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग होते हैं, ये तो इजी बात है कि ये इस तरह करके लॉन्ग होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, ये तो हमें समझ आ गया। अब आगे वर्ड है स्टीरिएटेड का। तो स्टीरिएटेड क्या होता है, स्टीरिएटेड होता है अल्टरनेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट एंड डार्क बैंड का अल्टरनेशन जो है उसको हम कहते हैं स्टीरिएटेड। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लें ये हमारे पास व्हाइट है यानी लाइट बैंड है और ये हमारे पास डार्क बैंड है, ठीक है। ये हमारे पास लाइट बैंड है और ये हमारे पास डार्क बैंड है। लाइट एंड डार्क बैंड के ये जो अल्टरनेशन चल रहा है इसको हम कहते हैं स्टीरिएटेड। और सेम यही कॉन्सेप्ट नीचे है, इस तरह लाइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं और इस लाइट एंड डार्क बैंड्स को हम स्टीरिएटेड कहते हैं। ये जस्ट एज एक्स्ट्रा बात आगे आपको बता रही हूँ कि जो लाइट है ना वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन मौजूद होगी और जहां पर डार्क बैंड बना हुआ है वहां पर एक्टिन प्लस मायोसिन मौजूद होगी, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि ये किससे बनी हुई है, एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई है और अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हमारे पास मायोसिन भी मौजूद है। तो जहां लाइट बैंड है वहां पर सिर्फ एक्टिन प्रोटीन मौजूद है और जहां पर डार्क बैंड है हमारे पास वहां पर एक्टिन प्लस मायोसिन मौजूद होती है,
तो स्टीरिएटेड हमें समझ आ गया। अब ये बोन से अटैच होती है। बोन से अटैच होने का क्या मतलब है, यहाँ पर मान लें हमारे पास ये बोन है और ये हमारे पास इस तरह करके ये हमारे पास मसल है, MUSCLE मसल, और ये हमारे पास ये जो मैंने बनाई है ये हमारे पास बोन है। तो ये बोन से मसल सेल अटैच होते हैं। जब आप मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको यूं कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके साथ ज्वाइन है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन भी ऊपर की तरफ मूव करेगी। आप मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करने से बोन भी मूव हो रही है। तो ये जब जो मसल सेल है ये बोन से अटैच होते हैं, तो बोन से अटैच होने की वजह से ये मूवमेंट भी शो करती है, स्केलेटन की मूवमेंट भी शो करती है। स्केलेटन मूव भी करता है इन मसल सेल्स की वजह से। आगे हमारे पास टर्म वो लिखी है, वो है वॉलेंटरी फंक्शन। वॉलेंटरी फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो आपके बस में हो कि आप इस फंक्शन को करना चाहते हैं तो करें, आप करना नहीं चाहते तो आप ना करें। इसकी बहुत आसान मिसाल है, जैसे कि मेरे पास ये बाजू है, इसके ऊपर मसल सेल्स मौजूद है। अब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं अपनी मर्जी से इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं इसको अपनी मर्जी से रिलैक्स कर सकती हूँ। मतलब ऐसा फंक्शन जो मेरे बस में हो कि मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करूँ, मैं रिलैक्स भी करवाऊँ, या ऐसा फंक्शन जिसको मैं चाहूँ कि मैं परफॉर्म करवाना चाहूँ तो मैं करवा लूँ, अगर मैं परफॉर्म नहीं करवाना चाहती तो मैं नहीं परफॉर्म करवाऊंगी। तो वॉलंटरी फंक्शन ऐसा फंक्शन जो आपके बस में, जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल है। आगे उन्होंने कार्डिक मसल को डिस्कस किया है, तो वो देखते हैं हम। तो हमारे पास जो मसल सेल की टाइप उन्होंने डिस्कस की है वो है कार्डिक मसल सेल। कार्डिक मसल सेल, हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि जहां पर भी कार्डिक का वर्ड आएगा ना, आपने ये ज़हन में बिठा लेना है कि रिलेटेड टू हार्ट कोई बात हो रही होगी, हार्ट से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी। तो ये एक ऐसे मसल सेल्स हैं जो हार्ट में मौजूद होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं ब्रांच होते हैं, और ये भी स्टीरिएटेड होते हैं। मौजूद कहाँ होते हैं, हार्ट में मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इन दी हार्ट, कहाँ मौजूद होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास इसका पंपिंग हार्ट है, पंपिंग हार्ट। अभी हम इसको समझते हैं। ब्रांच होते हैं हमारे पास, तो यानी हमारे पास इस तरह करके ये इसका कोई स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरह करके आपस में लिंक होंगे, इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच सेल, यानी ये हमारे पास यानी कोई एक ऐसी चीज है ना, उसके साथ कोई अगर अटैच नीचे कर देना तो उसको कहते हैं ब्रांच, उसके साथ ब्रांच हो गई है। तो ये हमारे पास ब्रांच होते हैं, यानी ये एक हमारे पास सेल है, यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब है, वो दूसरे के साथ अटैच है, दूसरी तीसरे के साथ अटैच है, तो इस तरह ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है। सीरिएटेड का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पीछे दिया है कि क्या है, अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। अल्टरनेशन होती है हमारे पास लाइट एंड डार्क बैंड्स की। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं याद रखने के लिए कि स्टीरिएटेड हमारे पास क्या है, स्टीरिएटेड हमारे पास अल्टरनेशन होती है, किसकी, अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। ये ब्रांच हैं, स्टीरिएटेड हैं, ये हार्ट में मौजूद होते हैं। ये तो वाज़ेह बात समझ आ गई थी हमें ऊपर ही, कार्डिक पे, कार्डिक रिलेटेड टू हार्ट, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी। आगे उन्होंने लिख दिया मसल सेल, तो समझ आ गई है हमें कि ऐसे सेल जो हार्ट में मौजूद है। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये हार्ट में मौजूद होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि जो स्केलेटल मसल सेल है वो है वॉलेंट्री, हमारे बस में है कि हम परफॉर्म करवाना चाहे फंक्शन तो करवा सकते हैं, बट
जो हमारे पास कार्डिक मसल सेल है ये इनवॉलेंट्री है, आप इसको अपनी मर्जी से नहीं मतलब इसको परफॉर्म करवाना चाहें या नहीं करवा सकते, मतलब यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वो कैसे नहीं चलेगी अभी हम देखते हैं। हम यहाँ पे ना एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हार्ट का। ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। पूरे वर्ड मैंने नहीं लिखे क्योंकि गन में जाना था, ठीक है। अब होता क्या है कि राइट एट्रियम में हमारे पास ब्लड आता है, फिर राइट एट्रियम से हमारे पास राइट वेंट्रिकल इस ओपनिंग के जरिए राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर यहाँ से इसका यहाँ से निकल कर इधर ये जो राइट वेंट्रिकल के बाद ये इस वेन के जरिए बाहर चला जाता है और यहाँ से निकल कर ये ऊपर ये कनेक्ट होती है लंग्स में। लंग्स में ये कनेक्ट होती है, फिर ये सारा ब्लड लंग्स में जाता है, ठीक है। और लंग्स में जाने के बाद ये दोबारा यहाँ पर आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलकर आगे वेन्स में चला जाता है। अब एक चीज देखिए होता क्या, राइट एट्रियम हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर ये रिलैक्स होगा यानी ये इस तरह खुला होगा। जब ये खुला होगा तो ब्लड को अंदर यानी ज्यादा स्पेस दे देगा कि यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाए। जब यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले ये रिलैक्स था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके अंदर ब्लड तो आ गया, खून तो आ गया, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये नीचे ब्लड चला जाएगा, ठीक है। और जब ये नीचे जा रहा होगा ना, जब इसमें जाने लगा होगा तो ये वाला जो नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है ये पहले रिलैक्सेशन में होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन में होगा तो ये नीचे वाला रिलैक्सेशन में होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे चला जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करने से ये वाला ब्लड यहाँ सारा ब्लड लंग्स में चला जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या हुआ है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये सारा ब्लड मूव करके लंग्स में चला गया। लंग्स में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको जो हमारे पास जो ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको हमने रिमूव करनी है, तो लंग्स में आ गया। अब ये लंग्स जो है ये इसको यहाँ पर इधर ले आएगा। अब दोबारा ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये रिलैक्सेशन की फॉर्म में होगा। जब ये रिलैक्सेशन की फॉर्म में है तो इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। जब इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा तो ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन की फेज में होगा, क्योंकि इसके नीचे भी उस वक्त ब्लड मौजूद होगा। ये रिलैक्स है, जब ये रिलैक्स है तो इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो गया है। ब्लड कलेक्ट होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या फंक्शन हो रहा है हमारे पास कि पंपिंग ऑफ हार्ट हो रहा है। रिलैक्सेशन से और कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, पंपिंग हार्ट हो रहा है, पंप कर रहा है ब्लड, और पंप हार्ट करने से जो हमारे पास ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। मसल जो एक वैसे एक मेजर जो फंक्शन है ना मसल सेल का वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ब्लड जो है वो पंप ब्लड जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, और किस चीज को पंप कर रहा है, ब्लड को कर रहा है, और वो ब्लड पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट होता है, ठीक हो गया। तो इसका ये हमारे पास फंक्शन है कार्डिक मसल का। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ मसल सेल, उसको डिस्कस करते हैं। जो मसल सेल है वो है हमारे पास स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल, ठीक है। स्मूथ मसल सेल क्या होता है, ये होता है स्पिंडल शेप्ड होता है हमारे पास, और ये नॉन स्टेरिएटेड होगा, यानी इसमें अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं मौजूद होंगी। नॉन स्टीरिएटेड स्पिंडल शेप है, नॉन स्टीरिएटेड है, और ये होता है इनवॉलेंट्री फंक्शन इसका होता है। अब इसकी लोकेशन क्या है, इसकी ये जो मौजूद होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होता है, एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होता है, या फिर आप कह लें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बात दोनों की एक ही है।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होता है। ठीक हो गया। स्पिंडल शेप हम डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह करके ये स्पिंडल शेप में मौजूद होते हैं हमारे पास ये सेल। और ये बीच में डॉट जो शो है हमारा, ये न्यूक्लियस को शो करता है। ये हमारे पास स्पिंडल शेप है, नॉन स्टीरिएटेड, यानी इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होंगे। और ये इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, यानी इसका जो फंक्शन है ये भी हमारे बस में नहीं है, हम इसको अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं करवा सकते। और ये मौजूद होता है एलिमेंट्री कैनाल में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक हो गया। तो हम ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक दफा बना लेते हैं। मान लें ये हमारे पास माउथ है, ठीक है, और ये हमारे पास नीचे ओसोफेगस आ जाता है, जिसे हम खाने की नाली कहते हैं। ठीक है, ओसोफेगस। और ओसोफेगस के बाद यहाँ पर स्टमक मौजूद होता है हमारे पास, और स्टमक के बाद हमारे पास यहाँ पर ये इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होता है। और यहाँ पर हमारे पास रेक्टम मौजूद होता है, जिससे खाना स्टोर होता है और फिर एनएस के जरिए रिमूव हो जाता है। तो ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्मूथ मसल सेल मौजूद होते हैं। अब इमेजिन कर लें आपने खाना खाया है और यहाँ पर खाने का नवाला मौजूद है। तो अब ये खाना जो है या ये जो नवाला है वो कैसे नीचे जाएगा? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन से। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो नीचे, ये जब नीचे जा रहा होगा तो ये इसको रिलैक्स कर देगा। ये जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाला थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर ये खाना नीचे मूव हो जाएगा। जब ये नीचे मूव होगा तो ऊपर ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला उस वक्त रिलैक्सेशन वाली फॉर्म में होगा। जब इसके अंदर खाना आ जाएगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये नीचे मूव कर देगा। तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में या फिर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ओसोफेगस से लेकर रेक्टम तक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मूव फॉरवर्ड हो रहा होता है, यानी मूव खाना जो है वो आगे मूव भी हो रहा होता है, और उसके साथ साथ ये टर्न इनटू पीसेस, यानी छोटे छोटे पीसेस में भी साथ साथ कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मौजूद होता है, और उसके साथ साथ ये ब्लड वेजल्स में भी मसल सेल पाया जाता है। ब्लड वेजल्स में भी मौजूद होता है, यानी आप कह लें खून की नालियां। जो खून की नालियां होती हैं उनमें भी स्मूथ मसल सेल मौजूद होता है, जिससे ब्लड आगे मूव कर रहा होता है, ब्लड मूव फॉरवर्ड। यानी जब ब्लड वेजल, यानी मान लें हमारे पास ये ब्लड वेजल है, ठीक है, और इसके अंदर खून मौजूद है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगी तो इसके जरिए यहाँ जो हमारे पास अंदर ब्लड मौजूद होगा वो भी आगे मूव करेगा, तो ये ब्लड को भी मूव करवाती है। तो ये हमारे पास मसल सेल की जो टाइप थी वो हमने डिस्कस